नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंधु। आज 13 दिसंबर 2021। आज की खबरों का समीक्षा का समय हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये पहली खबर है कोयले के बारे में। एनसीआर में कोयला आधारित इंडस्ट्री सप्ताह में सिर्फ 5 दिन 8 घंटे ही चलेंगी और कारण बताया जा रहा है प्रदूषण। आज 13 दिसंबर को अगर आप चेक करेंगे तो दिल्ली में आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो करीबन 650 है और एक जर्नल अगर AQI लेके चले हम, एवरेज दिल्ली का जो AQI है वो 300 के आसपास है। कहीं कहीं वो 400 या 405 इस तरह से गया है। मैं फिर आपको याद दिला दूं कि 2 साल पहले 2019 में ये AQI जो नोएडा का मैंने आपको डिस्कस किया था, क्योंकि उस समय नोएडा ज़्यादा फेमस हो रहा था इस चीज़ को लेके, और इस बार भी नोएडा ही सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहा है। तो वो 700 से 1300 पे एक ही दिन में गया था, तब भी हमने क्लाइमेट लॉकडाउन या इस तरह की चीज़ें नहीं देखी थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोयले के ऊपर इनकी नज़र है कि कोयला जो है वो उसको रोकना चाहते हैं, कि कोयला सिर्फ अभी तो ये बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के बारे में, लेकिन आगे चल के आप देखो कि कोयले पे कितनी चीज़ें निर्धारित है। कोयले पे बहुत सारे उद्योग, बहुत सारे जो आमजन है वो इस पे निर्भर करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रेस वाला भी कोयला इस्तेमाल करता है, बहुत छोटे उद्योग भी कोयले को इस्तेमाल करते हैं, और बिजली का जो उत्पादन है हमारे देश में उसका 70% कोयले पे ही निर्भर है। और पीछे भी ये न्यूज़ आई थी कि 3 दिन का कोयला रह गया है। दिल्ली ने केंद्र सरकार को बोला था कि कोयले की आपूर्ति की जाए, नहीं तो हम 24 घंटे के बाद बिजली देने में असमर्थ हो जाएंगे। ठीक है, तो वो अचानक से कैसे शॉर्टेज हुई, जबकि मैंने बताया था कि हम तो 14% सरप्लस में काम कर रहे हैं, और 1.5 साल से तो जब फैक्ट्रियां चली ही नहीं, जब उद्योग धंधे जब लॉकडाउन के समय बंद थे, तो कोयले की शॉर्टेज हुई कैसे? हम तो सरप्लस में चल रहे हैं। इसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्होंने बहुत विस्तार में बताया है कि कोयले का आवंटन कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है, और बड़ा ये हास्यास्पद था कि कोयले की शॉर्टेज हो गई है देश में। तो ये कोयले के ऊपर मेरी विशेष नज़र है, काफ़ी समय से मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो ये इंडस्ट्रीज़ को तबाह करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये षड्यंत्र जो है नासा की भी मैंने आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन रखी थी। पूरी प्रेजेंटेशन मैंने नासा की आपके सामने शेयर की थी, जिसके अंदर ये बताया गया है कि कैसे एल्यूमिनियम और स्टील इंडस्ट्री को तबाह किया जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेज़ की इनको ज़रूरत नहीं है। और आज की आपको हाल फिलहाल की न्यूज़ बता रहा हूँ। 4 लाख जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने कंपनीज़, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, ठीक है, चाहे वो FMCG की हो चाहे कोई भी हो, उनको ये लेटर लिखे हैं कि आप एक दाम पे सबको माल दीजिए। अभी रिलायंस जियो जो है वो बड़े स्केल पे जो आपके खुदरा व्यापार है उसको तबाह करने वाला है। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो तबाह होने वाले हैं, क्योंकि उनको जो माल मिल रहा है वो महंगा मिल रहा है, और जो रिलायंस है क्योंकि उसके पास बड़ा अमाउंट, बड़े पैसा, मतलब ज़्यादा पैसे पे वो माल उठा सकता है, तो उसको सस्ता मिल रहा है। तो इसके लिए 4 लाख लोगों ने एप्लीकेशन लिखी है अलग अलग कंपनीज़ को, और काफ़ी आने वाले समय में अगर ये चीज़ हो गई तो आपके दाल चावल चीनी सब पे मोनोपोली हो जाएगी। और ये तब होगा जबकि देश में ऑलरेडी एक कानून है जिसके अंतर्गत हम मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो लॉ है, वो मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो कानूनन अपराध है। उसके होते हुए भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जियो कि उसकी मोनोपोली उस कानून के होते हुए भी हो जाएगी, और उसकी तो सरकार के साथ ऑलरेडी साठ-गांठ है, तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो ये बात देखने लायक है। तो चलिए आगे रुख करते हैं अगली खबर का। दोस्तों, एक छोटी सी खबर ये भी आई हुई है आज के दैनिक भास्कर में। अब बैंक डूबने पर लोगों का पैसा नहीं डूबता, समयबद्ध तरीके से भुगतान। तो मोदी साहब बड़ा इस चीज़ को पब्लिसिटी स्टंट बना के बात कर रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो 5 लाख रुपए तक का भुगतान करा दिया, जो कि 90 दिन में हो जाएगा। तो अगर बैंकों पे और ये 5 लाख पे कहते हैं इनका इतना फोकस है, तो आप ये देखिए कि पिछले
कुछ सालों में हमारे देश में 100 से ज़्यादा बैंक बंद हुए हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे सामने है वो मुंबई का जो बीएमसी बैंक है, वो जब बंद हुआ था उसके ऊपर अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कितने ही बैंक बंद हुए हैं, क्या उन लोगों को पैसा मिला है? और आने वाले समय में मैंने आपको बताया था बैंकिंग सेक्टर जो है पूरी तरह से तबाह होने वाला है, शेयर मार्केट क्रैश होने वाला है और सोना जो है वो भी घर में रखना इलीगल हो सकता है। ये भी मैं आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि सोना घर में रखना भी इलीगल हो सकता है। अगर आपको इस चीज़ पे भरोसा नहीं हो रहा है तो आप अमेरिका की हिस्ट्री चेक करिए। 1930s में आई थिंक 1903 की बात है, 1930, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो अमेरिकन हिस्ट्री में आपको मिलेगा। ये चीज़ मैंने पीछे शेयर की थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मिल जाएगी ये चीज़ कि कैसे वहाँ पर गोल्ड को घर पे रखना इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सरकारें पहले कर चुकी हैं तो आगे भी कर सकती हैं। और बैंकिंग सेक्टर तबाह होने में कोई कसर नहीं है। ये बहुत जल्दी डिजिटल करेंसी लेके आने वाले हैं। आपने नोटबंदी का छोटा स्वरूप दिखा था, अब ये 10, 20, 50, 100 सब तरह के नोट बंद करने वाले हैं। इनको हार्ड कैश नहीं देखना है आपके पास, पूरी तरह से ये बिटकॉइन जैसा अपना एक डिजिटल करेंसी लेके आएंगे, जिसके लिए आरबीआई ऑलरेडी इनको गाइडलाइंस दे चुका है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आरबीआई ने तो अपना रोल प्ले कर दिया है, लेकिन ये लोग उस चीज़ को बिल्कुल करने वाले हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये सब कुछ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे मैं अपना अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या और ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक है। और मोदी जी तो इस चीज़ को पहले ही एक्सेप्ट कर चुके हैं। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2021 को ये चीज़ बोली थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। एक वैश्विक जो तंत्र स्थापित होगा जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाएगा। तो वो ऑलरेडी जानते हैं कि भारत की भूमिका उसमें क्या होने वाली है। तो बड़ी भूमिका जो है वो क्या होगी, तो ऑब्वियसली उनको पता है, तभी उन्होंने इस बात का जिक्र पार्लियामेंट में भी किया है। तो 2 बार पार्लियामेंट में भी इस बारे में बोल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। तो अगर आप यूट्यूब पे थोड़ा समय निकाल पाएँ तो आप देखिए कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। और साथियों, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप एनार्की फॉर फ्रीडम इन इंडिया, अगर आप इसको सर्च करेंगे, या अवेकनिंग इंडिया मूवमेंट, जिस मूवमेंट से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, अगर आप उसको सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर हैंडल हैक हुआ। ये मैंने कल आपको बता दिया था कि उनका ट्विटर हैंडल हैक हो गया है, प्रधानमंत्री मोदी का। और मोदी साहब के ट्विटर हैंडल से फिर एक ट्वीट भी किया गया जिसमें ये बोला गया कि उन्होंने बिटकॉइन को परमिशन दे दिया और उन्होंने खुद भी भारत के लिए 500 बिटकॉइन ख़रीद लिए हैं, जो कि पूरी तरह से एक गलत न्यूज़ है। तो ये मैंने आपको कल न्यूज़ दे दी थी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक हो सकता है तो आपका और हमारा भी हो सकता है। तो ये कनेक्ट होती है न्यूज़ मालेगांव से, जिसके अंदर एक फादर साहब थे जो कि जेल में, जिनकी मृत्यु भी हो गई। काफ़ी ऑनेस्ट और काफ़ी अच्छा काम करते थे और 3 साल से उससे जुड़े हुए लोग वहाँ पर कैद किए हुए हैं, जिसके बारे में बार बार न्यूज़ ये आई है कि उनको फंसाया गया है। इसके बाद आता है, भारत ने काबुल में 1.6 मीट्रिक टन दवाएं भेजी। ये अफ़गानिस्तान में भारत बार बार अपनी सर्विसेज दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसेज देनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भारत ने खाना भेजा था, अब दवाइयाँ भेज रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब अफ़गानिस्तान जो है उसमें भुखमरी के हालात आने वाले हैं। वहाँ पर लगभग 32 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में है। उनकी लगभग 60% जो जनसंख्या है, उनके पास पैसा नहीं है, खाना नहीं है। वहाँ पर लोगों को मजबूरन अपने बच्चों को बेचना पड़ रहा है भोजन के लिए। तो पेट की लड़ाई के लिए सब कुछ उनको मजबूर किया जा रहा है।
ये भी एक ट्रायल है, एक मॉडल है, जिससे कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को और सख्ती से ला के दिखा सकते हैं। हर जगह ये लोग पहले ट्रायल करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो फूड क्राइसिस है, इनको पता है अगर हम रोटी पे कंट्रोल कर लेंगे तो हम इंसानों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो टिकैत साहब भी बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मेरे जब वीडियो ब्लॉगिंग होती है तो उसमें मैं किसी का पक्ष नहीं लेता हूँ। मुझे जो चीज़ सही लगती है मैं वो बोलता हूँ। ना ही तो मेरा कोई दुश्मन है, ना ही कोई मेरा सगा है। मैं किसी पक्ष पार्टी के लिए नहीं बात करता हूँ। मेरे लिए ना कांग्रेस सगी, ना बीजेपी सगी, ना कोई और। जो सही बात करेगा, देश हित में बात करेगा, मैं उसके लिए खड़ा हूँ। ठीक है, तो इनमें ये है कि रोटी पे पहरा लगाइए। अगर आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा तो आपसे कुछ भी कराया जा सकता है। आप देखते हैं सर्कस में जानवरों को कैसे ट्रेन किया जाता है, उनको भूखा रखा जाता है। तो पेट की आग जो होती है ना, वो अच्छे अच्छे विद्रोह करा देती है। और पेट की आग के लिए विद्रोह ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त राशन तक बंटवाया है। ठीक है, ये भी सब चीज़ें साइकोलॉजिकली कनेक्टेड है, क्योंकि भूखे पेट जो होता है वो रिवोल्ट होता है। ठीक है, जब स्लेवरी होती थी तब भी लोगों को भूखा रखा जाता था, और उस टाइम उनके साथ जो जुल्म होता था, और वही भूख की जो लत उनको जब लग गई तो उसके बाद कहते हैं उन्होंने स्लेवरी के अगेंस्ट भी खड़ा होना सीखा। ठीक है, तो ये जो अफ़गानिस्तान है, ये एक मॉडल क्रिएट किया जा रहा है, एक मॉडल क्रिएट जा रहा है। अफ़गानिस्तान का फ्यूचर कुछ नहीं है, वो तबाह हो चुका है, वो होना ही है। कुदरत ने भी तबाह करना है उसको, और क्योंकि अब ठंड पड़ने वाली है, ठंड पड़ने तक उनके पास राशन नहीं आया तो वैसे ही ख़त्म हो जाने। ठीक है, चलिए आगे अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में बर्फ़बारी से हरियाणा ठंड की चपेट में, शिमला से भी ठंडे हुए हिसार नारनौल, तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक कम। तो हिसार नारनौल जो है वो शिमला से भी ज़्यादा ठंडे। अगेन मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने आपको चेंज इन द अर्थ एक्सिस, यानी अर्थ का जो ध्रुवीकरण है उस पर जो एक्सिस है उसका जो शिफ्ट हुआ था, जो मैंने आपको बताया था पिछले 16 सालों में एक शिफ्ट हुआ है, जिससे कि जो ओशन करंट्स हैं वो तब्दील हुए हैं, जिससे वातावरण में तब्दीली आई है। और वही इनकी नींव भी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करने की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और कुछ नहीं, टू कंट्रोल एवरीथिंग, यू ऑन नथिंग एंड बी हैप्पी। उनका सिंपल फंडा है, यू ऑन नथिंग एंड बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। सो दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। मैंने आपको बार बार मिनी आइस एज के बारे में बताया है, जो कि 2027 के अराउंड आने की संभावना है। राइट, सो क्योंकि ये एक बहुत बड़े लेवल का चेंज है, तो इसमें बिल्कुल सटीक जानकारी देना मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन एक रफ़ आइडिया है, क्योंकि 2030 का तो एजेंडा ही है, तो उससे पहले तो इनको ये चीज़ें करनी ही है। तो बाय द एंड ऑफ 2030 ये चीज़ होनी चाहिए, जो कि एलन मस्क ने तो 2025 भी बोला है, तो जिसको ये ग्रेट रीसेट भी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में मैं एक दिन अलग से समय निकाल के वीडियो बनाऊँगा। ओमनिक्रॉन ने वर्क फ्रॉम होम का समय आगे बढ़ाया। ये ओमनिक्रॉन ने कुछ नहीं बढ़ाया। अगर ओमनिक्रॉन ने बढ़ाया होता तो इतना वीक वायरस, जिससे अभी तक किसी की मौत ही नहीं हुई, साउथ अफ्रीका ने इसको सिरे से नकार दिया। तो ये वर्क फ्रॉम होम का ये जो आ रहा है, ये एक्चुअल में आपको एक इंडिकेशन है लॉकडाउन की तरफ, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कहीं नहीं गया है, अभी भी वो वहीं रहेगा। ठीक है, 238 कंपनियों में से 65% ने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने के आदेश वापस लिए। ये वापस क्यों लिए जा रहे हैं? ये 238 कोई चंदी कंपनियां नहीं है, ये वर्ल्ड की एलीट कंपनीज़ की बात होती है जब ऐसी कोई बात हो रही है तो। ठीक है, तो अगर वहाँ से वापस लेने की बात की जा रही है, कि वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, उन्होंने डिसीजन वापस क्यों रिवोक किया, उसका पर्पस यही है, उसका कहने का पर्पस यही है कि लॉकडाउन अभी कहीं गया नहीं है, हम अपनी पॉलिसीज़ में खामखा चेंजेस कर रहे थे, भैया हम रुक गए हैं। सो डैट्स अ अलर्ट साइन, वी नीड टू आइडेंटिफाई डैट। यही पर्पस भी है जो मैं आज की खबर सीरीज़ चला रहा हूँ,
उसका पर्पज़ ही ये है कि न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ व्हाट इज़ द न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। बिकॉज़ ये न्यूज़पेपर्स जो हैं ये भी कहीं ना कहीं बाउंड है, और गोदी मीडिया तो हम सब जानते ही हैं, तो उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो इनको पूरी तरह से सच या तो पता नहीं है या फिर इनको लिखने से मनाही है। तो कलम के ऊपर पहरा आ चुका है, इसलिए मैं आप कोशिश ये कर रहा हूँ न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़। और हमेशा की तरह मेरा ये कहना है कि आप मेरी बातों को क्रॉस चेक करिए, उसके अंदर अपना विवेक लगाइए, उसके बाद जो आपको सही लगता है उसके साथ चलिए। ये अगली खबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन के खिलाफ आक्रोश, दबाव में आई सरकार। साथियों, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड की पहली कंट्री थी जिसने कि अपने यहाँ वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया था। माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो पहली कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने कि वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया था। तो इस खबर को आप बहुत गहराई से समझने की कोशिश कीजिएगा और देखिए कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है। क्या आपको भारतीय मीडिया ये सीन दिखाता है कि वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़, लॉकडाउन के ख़िलाफ़ या गवर्नमेंट की नीतियों के ख़िलाफ़ क्या कुछ ऐसा हो रहा है हमारे देश में? आपको बता दूं कि ये अधिकतर देशों की, अधिकतर वेस्टर्न कंट्री स्पेशली, उनकी यही तस्वीर है जो मैं काफ़ी समय से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ और बाकी मेरे चैनल्स पे भी ये चीज़ें मैं शेयर कर ही रहा हूँ। तो अगर आप ये देखें तो 44,000 लोग लॉकडाउन हटाने के लिए और उनके जो वैक्सीनेशन के लिए जो राइट्स हैं उनके लिए वो सड़कों पे आए और फाइनली सरकार को ये आदेश वापस लेना पड़ा। ये बात है ऑस्ट्रिया की। और ऑस्ट्रिया में ये क्या लिखते हैं, मैं आज़ादी के लिए और वैक्सीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। तो ये उनका कहना है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक वैक्सीन न लगवाने वाले लोग अब घरों से बाहर निकलकर ख़रीदारी और व्यायाम जैसे ज़रूरी काम के लिए जा सकेंगे। तो वैक्सीन लगवाने वाले लोग, ना लगवाने वाले लोगों के ऊपर ये पाबंदियां भी थी कि वो सामान लेने नहीं जा सकते, वो एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते बाहर निकल के। तो ये मैंडेटरी वैक्सीनेशन का ये और क्या तरीका है? अगर आपकी बेसिक सुविधाएं या अगर आपकी आज़ादी को छीन लिया जाएगा तो आप बाध्य हो ही जाएंगे। तो मैंडेटरी और वॉलंटरी के अंदर डिफरेंस क्या रह गया फिर? हर 2 दिन में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन उन सबको अभी भी उन्होंने ये कंडीशन तो लगा ही रखी है कि भले ही आपको आज़ादी दे दी गई है लेकिन हर 2 दिन बाद आप नेगेटिव रिपोर्ट दिखाइए। और ये नेगेटिव रिपोर्ट जो उनका है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, जिसको उन्होंने RT-PCR बोला, जो पूरी तरह से फ्रॉड टेस्ट है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, इवन कोर्ट में भी ये चीज़ प्रूव हुई है, राइट। और ये चौथा हफ्ता है जब वीकेंड पर प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि ये पहली बार मैं प्रदर्शन की न्यूज़ नहीं दिखा रहा हूँ। ये पिछले 4 हफ्तों से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं ऑस्ट्रिया में। यूरोपियन यूनियन में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने वाला ऑस्ट्रेलिया पहला देश रहा है जो कि 14 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए फरवरी से वैक्सीनेशन अनिवार्य करे बैठा हुआ है। वैक्सीन नहीं लगवाने पर 50,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया वहाँ पर। और इसके बावजूद 70% तक पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ। वैक्सीनेशन से छूट है जिन्हें स्वास्थ्य समस्याएं हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीनेशन से छूट मिली है जिनको किसी भी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद दिला दूँ कि मैंने भी एक वैक्सीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप लोग भी अपना खुद का मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जिसके आधार पर आपको वैक्सीनेशन से छूट मिलेगी आधिकारिक रूप से। अदरवाइज़ भी आप ये तो बोल ही सकते हो कि ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई टोकता है तो ये कानूनन अपराध हो जाएगा। अदरवाइज़ भी अपराध है। तो आप एक
MBBS MD डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आप ये बोल सकते हैं कि मेरे सर्टिफिकेट मेरे पास है। और जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अगर आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर लिखा हुआ है इफ़ यू आर एलर्जिक टू एनीथिंग देन और यू हैव द मेडिकल हिस्ट्री, तो उसमें आपको एग्जम्पशन है, आप वैक्सीन ना लगाएं तो भी आपको चलेगा। और वो बोलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जापान का अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है कि उनकी गवर्नमेंट ने दुनिया भर में सबसे अच्छा निर्णय लिया है। कहीं ना कहीं वो वैश्विक दबाव के बावजूद अपने लोगों के लिए कंसर्न है कि उनको इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना पड़ेगा। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया है कि वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स बताना अनिवार्य है। नहीं तो उन्होंने पूरी टीम बनाई है ह्यूमन राइट्स के लिए कि आप उस टीम को आप एक कस्टमर केयर नंबर हो गया जैसे ऐसे इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हमारे पास फ़लाना अधिकारी आया, उसने हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दी, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए, या वो हमें वैक्सीन के लिए बाध्य कर रहा है, या हमारे को अनाप शनाप वैक्सीन के लिए मतलब किसी सर्विस को रोकने के लिए या फिर वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने की बात की जा रही है, या गवर्नमेंट सर्विसेज कोई बंद करने की बात की जा रही है, गवर्नमेंट सप्लाईज बंद करने की बात की जा रही है। तो जस्ट उनको ह्यूमन राइट्स की जो गवर्नमेंट से एडेड जो संस्था है उसकी कहते हैं फैसिलिटी मिलेगी। और बाकायदा जो कंपनी वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं या बना रहे हैं उनके लिए भी ये मैंडेटरी कर दिया गया कि उनकी वेबसाइट पर उनको डालना पड़ेगा कि उनकी जो वैक्सीन है वो कौन लगवाए कौन ना लगवाए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये जापान की गवर्नमेंट ने किया है, राइट। तो इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो ऐसे हैं ख़तरनाक जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ये इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और वहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सेम वही डिसीजन है जो आज से कुछ महीने पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगस्त के आसपास आया था, गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये डिसीजन था कि जब मास्क वैक्सीनेटेड इंसान को मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, उसको कोरोना भी हो सकता है और कोरोना से उसकी मौत भी हो सकती है। जब ये सारी चीज़ें तथ्य बेस्ड गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है तो उसके बाद फिर उसमें डिफरेंस क्या रह गया। तो ये आर्बिट्रेरी रूल्स हैं उसके अगेंस्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट ने बड़ा ही सुंदर जजमेंट दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीनेटेड पर्सन एंड अ नॉन अनवैक्सीनेटेड पर्सन। सो हमें समझना पड़ेगा कि आपको मैंडेटरी वैक्सीनेशन के खिलाफ लड़ना है। आपका मन करता है आप फिर भी लगवाइए, जैसे मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं लगवाना चाहता हूँ, सो मुझे बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, यही मेरी लड़ाई है। जिसका मन करता है वो लगवाइए, मेरी उसके साथ कोई लड़ाई नहीं है, मेरी सिर्फ अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि अगर आप मेरे विचारों से सरोकार रखते हैं तो कृपया मेरे चैनल को और मेरी चर्चा को आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने में मदद कीजिए, और ताकि मैं जो भी इधर उधर से कुछ छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा करके आप तक पहुंचा पाता हूं उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित कर सकूं। इसी के साथ विराम चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।